भारत का प्राचीन इतिहास। मौर्ययुगीन संस्कृति। शासन प्रबंध। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य शासन का जनक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। इस प्रकार कौटिल्य की व्यवस्था में राजनैतिक और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण था। राज्य के सप्तांगों में वट सम्राट को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उसके शेष अंग आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल तथा मित्र। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 पड़ वार्षिक वेतन मिलता था। मंत्रिणः के सदस्यों को 48,000 पड़ वार्षिक वेतन मिलता था। राजा प्रायः मंत्रिणः तथा मंत्रि परिषद के ही परामर्श से शासन कार्य करता था। अर्थशास्त्र में मंत्रियों तथा अध्यक्षों में कोई खास अंतर नहीं था। केंद्रीय अधिकारी तंत्र। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बंटा हुआ था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारी का उल्लेख हुआ है। मंत्री और पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, नायक, कर्मांतिक, व्यवहारिक, मंत्रिपरिषदाध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपालक, नागरक, प्रशासता, द्वारिक, अंतरशिक, आतविक। मंत्री तथा पुरोहित मुख्य धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह दोनों ही विभाग कौटिल्य के हाथ में था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। सन्निधाता राजकीय कोषाधिकार का प्रमुख अधिकारी होता था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक सेना का संचालक होता था। कर्मांतिक देश में उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यवहारिक दीवानी का न्यायाधीश होता था। दंडपाल सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। दुर्गपाल देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक होता था। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। आटविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अनेक अन्य पदाधिकारी का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। उन्हें अध्यक्ष कहा गया है। वड़ाध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष, सूताध्यक्ष बूचड़खानों का अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष छाप खाने का अध्यक्ष। अध्यक्षों को 100 पड़ वार्षिक वेतन दिया जाता था। प्रांतीय शासन। उदीच्य, उत्तरापथ, इसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित थे। उसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंतीरट, इस प्रदेश की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग, यह की राजधानी तोसली थी। प्राच्य या प्रासी, पाटलिपुत्र। इन प्रांतों के राज्यपाल प्रायः राजकुल से संबंधित कुमार होते थे, किंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को राज्यपाल बनाया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पड़ वार्षिक वेतन मिलता था। मंडल, जिला तथा नगर प्रशासन। प्रदेष्टा मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। मंडल का विभाजन जिलों में हुआ था, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। जिले के नीचे स्थानीय होता था, जिसमें 800 ग्राम थे। स्थानीय के अंतर्गत 2 द्रोणमुख होते थे, प्रत्येक में 400 ग्राम होते थे। द्रोणमुख के नीचे खारवटिक तथा खारवटिक के नीचे 20 संग्रहण होते थे। प्रत्येक खारवटिक में 200 ग्राम तथा प्रत्येक संग्रहण में 10 ग्राम थे। संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप कहलाता था। मेघस्थनी जिले के अधिकारियों को एग्रोनोमोई कहता है। नगर प्रशासन का प्रधान अधिकारी नागरक होता था। क्रय विक्रय की वस्तुओं पर बिक्री के मूल्य का 1/10 होती थी। ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य गोप नामक कर्मचारी किया करते थे। न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे, धर्मस्थीय, कष्टक शोधन। इन न्यायालयों का अंतर बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी हम इन्हें सामान्यतः दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय कह सकते हैं। इन दोनों में तीन न्यायाधीश क्रमशः बैठकर न्याय करते थे। विदेशियों के मामले की सुनवाई के लिए विशेष प्रकार की अदालतों का गठन किया गया था। कौटिल्य 3 प्रकार के अर्थदंड का उल्लेख करता है।
पूर्व साहस दंड यह 48 से लेकर 96 पड़ तक का होता था। मध्यम साहस दंड 200 से 500 पड़ तक का होता था। उत्तम साहस दंड 500 से 1000 पड़ तक का होता था। यहाँ पड़ उस समय की तत्कालीन मुद्रा है। गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया जिसे महामात्यापखर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। संस्था एक ही स्थान पर रहने वाले तथा संचाराः अतः प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले पुरुषों के अतिरिक्त चतुर स्त्रियां भी गुप्तचरी किया करती थी। अर्थशास्त्र में पुलिस को रक्षिण कहा गया है। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह सिद्धांतः उपज का 1/6 होता था। भूमि कर को भाग कहा जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा गया है। अर्थशास्त्र में भाग के साथ साथ बलि तथा कर का भी उल्लेख मिलता है। पहला संभवतः धार्मिक देय था, जबकि कर सामाजिक देय था जो समय समय पर जनता से वसूला जाता था। कमिन देई लेख में बलि को उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक के लेखों में पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि अशोक को प्रधानमंत्री अग्रामात्य राघगुप्त था। राज्यपाल को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता है। दिव्यावदान से पता चलता है कि अशोक का पुत्र कुणाल तक्षशिला का राज्यपाल था। रुद्रदामन के गिरतार अभिलेख से पता चलता है कि यमन जाति तुपास से कठियावाड़ प्रांत में अशोक का राज्यपाल था। प्रशासनिक अधिकारी युक्त ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते तथा उसका लेखा जोखा रखते थे और सम्राट संपत्ति का भी प्रबंध करते थे। अर्थशास्त्र में भी युक्त नामक पदाधिकारियों का उल्लेख है। वहाँ युक्त नामक पदाधिकारी का उल्लेख लेखाकार के रूप में मिलता था। राजुक आज के बंदोबस्त अधिकारी के जैसे होते थे। अशोक ने अपने चौथे स्तंभ लेख का उल्लेख किया है। राजुक पहले राजस्व विभाग का अधिकारी था और बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। राजुक आधुनिक डीएम समान था। प्रादेशिक यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। उसका कार्य आज के संभागीय अधिकारी आयुक्त जैसा था। उसे न्याय का कार्य भी करना पड़ता था। अस्तयाध्यक्ष यह महिलाओं की नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। लगता है कि इसका एक कार्य सम्राट के अंतःपुर तथा महिलाओं के बीच धर्म प्रचार करना भी था। ब्रज भूमिक यह गोचर भूमि ब्रज में बसने वाले गोपों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। ब्रज पशुशाला मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में 7 धर्मों का उल्लेख किया है। दार्शनिक, कृषक, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक, मंत्री। कोई व्यक्ति अपनी जात के बाहर विवाह नहीं कर सकता था। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। वयस्कता की आयु 16 वर्ष तथा कन्याओं के लिए 12 वर्ष होती थी। पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री अपना पुनर्विवाह कर सकने के लिए स्वतंत्र थी। कुलीन परिवारों में बहुविवाह की प्रथा थी। समाज में अंतरजातीय विवाह का भी प्रचलन था। समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। विदेशी व्यापार पश्चिमी भारत में भृगु कच्छ तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। व्यापारी स्थानीय वस्तुओं पर 5% तथा विदेशी वस्तुओं पर 10% का मुनाफा कमा सकते थे। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख हुआ है। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहलाता था। स्वर्ण सिक्कों को निष्क तथा सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को करसापड़ या धरड़ कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को मासक कहते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के काकड़ी कहलाते थे। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहा जाता था। मौर्य प्रशासन का वित्तीय वर्ष आषाढ़ जुलाई माह में प्रारंभ होता था। धार्मिक दशा समाज के उच्च वर्गों में ब्राह्मण का बोलबाला था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसली ने की थी। वे बुद्ध एवं महावीर के समकालीन थे। इस संप्रदाय के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर दोनों ही वर्गों के सन्यासी सम्मिलित थे। निर्ग्रंथ से तात्पर्य जैन धर्म से है। मेगास्थनीज ने जैन साधुओं को नग्न साधु कहा है। संप्रति जैन परंपरा का समर्थक था। भोगलीपुत्तिस्य कथावस्तु भद्रबाहु कल्पसूत्र अशोक के प्रथम शिलालेख से पता चलता है कि उसके राज्य में सर्वत्र पशु बलि होती थी, जिसे बंद कराने के लिए उसने आदेश जारी किए थे। मेगास्थनीज के अनुसार
मंडनीस नामक एक आश्रमवासिनी सन्यासी ने अपने ज्ञान से सिकंदर को बहुत अधिक प्रभावित किया था। अशोक के उत्तराधिकारियों में शशिलू भी बौद्ध मतानुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का भी उल्लेख किया गया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार बनवाए थे। निर्गंध का तात्पर्य जैन धर्म से है। अशोक के रैत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार बनवाए थे। निर्गंध का तात्पर्य जैन धर्म से है। मेगास्थनी ने जैनों को नग्न साधु कहा है और भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को जैन धर्म में दीक्षित किया था। संप्रति जैन धर्म का समर्थक था। दिव्यावदान के अनुसार निर्गंध लोग अशोक के समय में उत्तरी बंगाल के पुंडवर्धन प्रदेश में भी निवास करते थे। यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा का उल्लेख हेराक्लीज नाम से किया है। कला तथा स्थापत्य, परिखा, खाई, वक्र, चबूतरा, भट्टालक, बुर्ज। अशोक के स्तंभ में सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित था, जिसमें मूलतः 32 तीलियां थी। सिंहों के नीचे की कलंक पर 4 पशुओं गज, अश्व, बैल, सिंह की अनाकृतियां उत्कीर्ण हैं। स्तूप का प्रारंभिक रूप अर्धगोलाकार मिलता है। इसमें एक मेढ़ के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का एक धूहा बनाया जाता है, जिसे अंड कहते हैं। स्तूप की चोटी सिरे पर चपटी होती है, जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता है। इसे हर्मिका कहते हैं। यह स्तूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। हर्मिका का अर्थ देव सदन अथवा देवताओं का निवास स्थान होता है। हर्मिका के बीच एक यष्टि लगाई जाती है। यष्टि के ऊपर 3 छत्र लगाए जाते थे। स्तूप को चारों ओर दीवार अथवा ताड़ से घेर दिया जाता था। इसे वेदिका कहा जाता था। स्तूप और वेदिका के बीच परिक्रमा करने के लिए स्थान होता था, जिसे प्रदक्षिणापथ कहा जाता था। बीएस अग्रवाल ने स्तूप को त्रिलोक का प्रतीक बताया है। मौर्यकालीन स्तूप ईंटों के बने थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चोपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। प्रथम का निर्माण अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष तथा द्वितीय का 19वें वर्ष में करवाया था।